दोस्तों, अगर आज रात पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो क्या इंडिया उसका जवाब देने के लिए पहले से तैयार बैठा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर शायद ज़्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना से मिले हुए SH-15 लॉन्ग रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र्स अब सिर्फ पाकिस्तान के एक दो सेक्टर्स में नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि होवित्ज़र समस्या नहीं है, उसकी पोजीशन बहुत बड़ी स्टोरी है। देखिए, कहावत गलत नहीं है ये कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सवाल ये है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है या कुछ ऐसा जानता है जो बाकी दुनिया अभी नहीं जानती? जरा सोचिए, एक तरफ बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहा है और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा आज भी शांत नहीं है और POJK में प्रोटेस्ट थमने का नाम ही नहीं ले रहे और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अलग से प्रेशर बना हुआ है। और ठीक इसी समय पाकिस्तान अपनी सबसे मॉडर्न लॉन्ग रेंज आर्टिलरी इंडियन बॉर्डर्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये संयोग है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतिहास गवाह है, एक बात बार बार सिखाता है, जब दुश्मन अपनी बंदूक साफ करने लगे तो तब समझ जाइए उसके इरादे पहले से ही साफ हो चुके हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कल सुबह ही वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी आर्मी सैकड़ों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अपने लॉन्ग रेंज फायर पावर बिना वजह रिपोजिशनिंग नहीं करती। उसके पीछे कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर होती है। आखिर पाकिस्तान क्या सोच रहा है? क्या ये सिर्फ डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है या किसी बड़े टेरर अटैक के बाद इंडिया के पोटेंशियल रिस्पॉन्स को ध्यान में रखकर पूरी तैयारी की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया के पास इसका जवाब पहले से मौजूद है? लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा परेशान HS-15 नहीं कर रहा है, मुझे परेशान कर रही है उसकी टाइमिंग। क्योंकि वेपन फैक्ट्री से निकलकर सीधे बॉर्डर पर नहीं पहुंचते, उनके पीछे ऑर्डर्स होते हैं, प्लानिंग होती है, कैलकुलेशन होती है और मिलिट्री में कैलकुलेशन बिना वजह बदली नहीं जाती। तो आखिर पाकिस्तान ने यही फैसला अभी इसी समय क्यों लिया? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब बॉर्डर पर नहीं मिलेगा, इसका जवाब पाकिस्तान के अंदर छिपा हुआ है और वहीं से इस पूरी एनालिसिस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है। दोस्तों, सबसे पहले सिर्फ ग्राउंड रियलिटी देखते हैं और ग्राउंड रियलिटी में यह है, पाकिस्तान ने चाइना से मिले SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र्स बॉर्डर के अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। अगर ये डिप्लॉयमेंट उसी स्केल पर है जिस स्केल पर रिपोर्ट की जा रही है या इंटेल आ रही है, तो इसे हल्के में लेना एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। अब सवाल है, SH-15 में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये कोई ट्रेडिशनल टोड गन नहीं है जिसे पोजीशन बदलने में घंटों लग जाएं। ये ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम है, मतलब फायर करो, पोजीशन बदलो और काउंटर बैटरी फायर आने से पहले नई लोकेशन पर पहुंच जाओ। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, मिलिट्री में एक बात कही जाती है, जो गन पहले सैल्वो के बाद वहीं खड़ी रह जाए उसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती और SH-15 ठीक इसी समस्या का समाधान है। शूट, मूव, रिलोड और रिपीट, यानी सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ी है और मोबिलिटी भी बढ़ी है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब एक और दिलचस्प बात, इस होवित्ज़र की चर्चा सिर्फ उसकी गन की वजह से नहीं है बल्कि उस एम्युनिशन की वजह से है जो उसकी रेंज को काफ़ी बढ़ा देता है। यही कारण है कि लॉन्ग रेंज फायर सपोर्ट की चर्चा बार बार हो रही है। लेकिन यहीं पर एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी भी वेपन सिस्टम को अकेले देखकर वॉर का रिजल्ट तय नहीं किया जाता। देखिए, एक फूल से माला नहीं बनती। ठीक उसी तरह होवित्ज़र अपने आप वॉर नहीं जिताता, वॉर जिताती है पूरी मिलिट्री मशीन। उसमें इंटेलिजेंस भी होती है, लॉजिस्टिक्स भी, फायर पावर भी, मिसाइल्स भी, ड्रोन्स भी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी और कमांड एंड कंट्रोल भी। इसलिए अगर कोई कहे कि SH-15 आ गया, अब बैलेंस बदल गया, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर कोई कहे कि पाकिस्तान अपनी लॉन्ग रेंज फायर पावर को अपग्रेड कर रहा है, तो उस बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ मुझे SH-15 से भी बड़ा एक सवाल दिखाई देता है। मैं जब भी ऐसी डिप्लॉयमेंट देखता हूँ तो सबसे पहले वेपन नहीं, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उसे उसी समय फॉरवर्ड डिप्लॉय करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बॉर्डर पर खड़ी हर गन किसी ऑर्डर का नतीजा नहीं होती है, हर ऑर्डर किसी सिचुएशन से पैदा होता है
तो आखिर पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशन बन रही है जिसने ये फैसला लेने पर मजबूर किया? यकीन मानिए, अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो SH-15 भी समझ में आ जाएगा, और आसिम मुनीर भी, और पाकिस्तान की आने वाली स्ट्रेटेजी भी। चलिए बॉर्डर के उस पार चलते हैं। दोस्तों, अब पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर अभी क्यों? SH-15 आज नहीं बना, चाइना ने आज पाकिस्तान को हथियार देना भी शुरू नहीं किया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनकी डिप्लॉयमेंट चर्चा का विषय बन गई है? यहीं पर हमें सिर्फ वेपन नहीं, पूरा एनवायरनमेंट देखना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी डिप्लॉयमेंट का सही मतलब उसकी टाइमिंग से समझ में आता है। जरा पिक्चर देखिए, एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में हालात हर दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से टेरर रिलेटेड इंसिडेंट से चर्चा में आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अभी अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी, 15 अगस्त तक चलेगी। ऐसे समय में सिक्योरिटी फोर्सेस वैसे ही हाई अलर्ट पे रहती हैं। अब बॉर्डर के उस पार देखिए, बलूचिस्तान लगातार अशांत है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान आर्मी के लिए आज भी आसान इलाका नहीं है। रोज कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। POJK में अनरेस्ट की खबरें डेली सामने आ रही हैं। इकोनॉमिक प्रेशर अलग है, पॉलिटिकल प्रेशर अलग है। अब अगर इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, पाकिस्तान अपनी वेस्टर्न साइड पर भी प्रेशर झेल रहा है और अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर भी अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बनाए रखना चाहता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि बंदा दो नावों पर पैर रखकर खड़ा है और वह ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। पाकिस्तान आज उसी पोजीशन में दिखाई देता है, एक तरफ इंटरनल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ इंडियन फ्रंट, और दोनों को एक साथ मैनेज करना किसी भी आर्मी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन इतिहास पाकिस्तान के बारे में एक और बात बताता है, जब भी उसके ऊपर इंटरनल प्रेशर बढ़ा है तब इंडियन फ्रंट पर एक्टिविटी भी बढ़ी है। हर बार एक जैसा कारण, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो पैटर्न है उस पैटर्न को हमने नज़रअंदाज भी नहीं करना है। इन सारी घटनाओं को मैं अलग अलग नहीं देखता हूँ, मैं पूरी पिक्चर एक साथ रख कर देखने की कोशिश करता हूँ। और अभी पिक्चर में कई पीस एक साथ मूव करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसमें एक और खिलाड़ी है जिसका नाम बार बार सामने आता है, चाइना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि चाइना पाकिस्तान को वेपन क्यों दे रहा है, सवाल ये है कि चाइना को इससे मिलेगा क्या? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश अरबों डॉलर के वेपन सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए नहीं देता, और यहीं से पूरी कहानी का सबसे स्ट्रेटेजिक एंगल शुरू होता है। और यकीन मानिए, अगर चाइना की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई तो पाकिस्तान की आधी स्ट्रेटेजी अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए अब बीजिंग चलते हैं। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी में चाइना की एंट्री होती है, क्योंकि अगर SH-15 चाइना ने बनाया है तो सवाल सिर्फ विट्जर का नहीं है, सवाल ये है कि चाइना की स्ट्रेटेजी का। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश अरबों डॉलर के वेपन सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए एक्सपोर्ट नहीं करता। हर डील के पीछे एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, और चाइना भी इसी रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ठीक उसी तरह चाइना पाकिस्तान को सिर्फ वेपन नहीं दे रहा है, वो अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है। जरा पिछले कुछ साल याद कीजिए, J-10C, HQ-9, फ्रिगेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, और अब SH-15। एक दो प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, पूरा मिलिट्री इकोसिस्टम धीरे धीरे चाइनीज सिस्टम पर शिफ्ट होता जा रहा है। यानी अगर पाकिस्तान की आर्मी एक प्लेटफॉर्म अपग्रेड करती है तो उसके साथ ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस सब चाइना से जुड़ जाता है। यही असल गेम शुरू होता है, मतलब जिसका खाते हो उसका गाते भी हो। देखिए, मिलिट्री वर्ड में एक कहावत कई बार हकीकत बन जाती है, क्योंकि जिस देश में के वेपन आपकी आर्मी डिपेंड करने लगे, वहाँ स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझिए, कई लोग पूछते हैं कि आसिम मुनीर तो अमेरिका के साथ भी दिखाई देता है, फिर चाइना को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखिए, मेरी समझ में चाइना शॉर्ट टर्म हेडलाइंस देखकर अपनी स्ट्रेटजी तय नहीं कर रहा है। चाइना 10, 20, 30 साल आगे चल रहा है। उसे पता है कि सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे, व्हाइट हाउस भी बदलेगा, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री हार्डवेयर एक दिन में नहीं बदलने वाली। यही वजह है कि चाइना पाकिस्तान को सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है, बल्कि उसे अपने डिफेंस इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहा है। और याद रखिए, जिस दिन आपकी आर्मी का इंजन, स्पेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर
और एम्यूनेशन दूसरे देशों पर डिपेंड करने लगे तो उस दिन आपकी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम पहले जैसी नहीं रहती। अब एक और सवाल, अगर चाइना पाकिस्तान को लगातार मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है तो उसका सबसे बड़ा फायदा चाइना को क्या मिलता है? यही इस पूरी स्ट्रेटेजी को हमें समझने की जरूरत है। देखिए, इंडिया एक राइजिंग पावर है और चाइना नहीं चाहता कि इंडिया अपना पूरा मिलिट्री फोकस नॉर्दर्न बॉर्डर और इंडो पैसिफिक पर लगाए। अगर पाकिस्तान लगातार एक्टिव फ्रंट बनाए रखे तो इंडिया को अपनी फोर्सेस, रिसोर्सेज, एयर एसेट्स, लॉजिस्टिक्स सब दो अलग अलग फ्रंट्स पर बैलेंस करने पड़ते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने। चाइना ठीक यही कोशिश करता दिखाई देता है। पाकिस्तान फ्रंटलाइन प्रेशर बनाए रखे और चाइना स्ट्रेटेजिक स्पेस हासिल करता रहे। लेकिन यही मुझे चाइना से भी ज़्यादा एक आदमी में दिलचस्पी है, आसिम मुनीर। क्योंकि वेपन चाइना दे सकता है, टेक्नोलॉजी चाइना दे सकता है, सपोर्ट चाइना दे सकता है, लेकिन क्या चाइना पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से आसिम मुनीर की सबसे बड़ी मजबूरी भी शुरू होती है। यकीन मानिए, कई बार सबसे टफ लड़ाई बॉर्डर पर नहीं, हेडक्वार्टर के अंदर लड़ी जाती है। और मुझे लगता है इस समय पाकिस्तान ठीक उसी दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, अब पूरी कहानी एक आदमी के इर्द गिर्द आकर रुक जाती है, आसिम मुनीर। क्योंकि वेपन अपने आप डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन हमेशा लीडरशिप लेती है। अब जरा पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए। एक तरफ बलूचिस्तान लगातार चुनौती बना हुआ है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। पीओजे में आज़ादी की मांग पूरे जोर पर चल रही है। वहां पर जनता अब आसिम मुनीर और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऊपर से इकोनॉमिक प्रेशर अलग, पॉलिटिकल प्रेशर अलग, इंटरनेशनल प्रेशर अलग। मतलब चारों तरफ से घिरा आदमी सबसे खतरनाक भी हो सकता है और सबसे ज़्यादा मजबूर भी। यही बात हर बार सही हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतिहास बार बार एक बात जरूर दिखाता है, जब मिलिट्री लीडरशिप पर लगातार प्रेशर बढ़ता है तो उसकी सिक्योरिटी कैलकुलेशन भी बदलने लगती है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान वॉर शुरू करने जा रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि कैपेबिलिटी और इंटेंट, इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। कैपेबिलिटी बताती है आप क्या कर सकते हैं, इंटेंट बताता है आप क्या करना चाहते हैं। और कई बार इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ समय ही बताता है। मान लीजिए आपके ऊपर इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, बॉर्डर पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, सिक्योरिटी अलर्ट भी हाई है। ऐसी स्थिति में हर रिस्पॉन्सिबल आर्मी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपनी तैयारी करती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की हालिया मिलिट्री एक्टिविटी ध्यान से देखने के लायक है। देखिए, हमारे बुजुर्ग एक बात बार बार कहते रहे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह कहावत और भी ज़्यादा सही बैठती है, क्योंकि एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन कई बार बहुत बड़े क्राइसिस में बदल जाती है। लेकिन यहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। इंडिया पिछले कुछ सालों में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साथ डिसीजन मेकिंग स्पीड भी बढ़ा चुका है। अगर सिचुएशन की मांग हो तो रिस्पॉन्स काफ़ी कम समय में दिया जा सकता है। और यही कारण है कि आज बॉर्डर के दोनों तरफ सिर्फ वेपन नहीं, कैलकुलेशन भी बदल जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा, सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो इंडिया क्या करेगा। क्योंकि युद्ध में सिर्फ उस देश से चीज़ें तय नहीं होती हैं जो पहली गोली चलाता है। कई बार युद्ध की दिशा उस देश से तय होती है जो पहला जवाब देता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री लेसन छिपा हुआ है। दोस्तों, पूरी चर्चा के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडिया को चिंतित होना चाहिए? मेरा जवाब है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि बॉर्डर पर जब भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बदलता है तो उसका जवाब भावनाओं से नहीं, प्रिपरेशन से दिया जाता है। यही प्रोफेशनल मिलिट्री थिंकिंग होती है। देखिए, लोहे को लोहा काटता है, लेकिन जीत हमेशा ठंडे दिमाग से होती है। यही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। इंडिया किसी एक वेपन सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी है, आर्टिलरी है, रॉकेट फोर्स है, मिसाइल्स हैं, एयर पावर है, ड्रोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, स्पीड बेस्ड सर्विलेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। याद रखिए, वॉर सिर्फ गन से नहीं लड़ते, वॉर पूरे नेशन की क्षमता से लड़ी जाती है। उसकी इकोनॉमी, उसकी इंडस्ट्री, उसकी लॉजिस्टिक्स, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर उसके सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस। यही कारण है कि
किसी एक हिट्जर या किसी एक डिप्लॉयमेंट को देखकर पूरी तस्वीर नहीं बदल जाती, लेकिन उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल आर्मीज एक रूल फॉलो करती हैं, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी शांति की सबसे अच्छी गारंटी तैयारी होती है। और भारत आज ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिटरेंस सिर्फ भाषणों से नहीं बनता, डिटरेंस बनता है कैपेबिलिटी से, क्रेडिबिलिटी से और सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता से। यही किसी भी मजबूत नेशन की पहचान होती है और यही आज की सबसे बड़ी सीख है कि पाकिस्तान क्या करेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इंडिया को क्या करना चाहिए उसका जवाब आज भी वही है, हाई विजिलेंस, स्ट्रॉन्ग डिटरेंस, जीरो कंप्लेंट्स। क्योंकि कंप्लेसेंस होने के बाद आप कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में समझना छोड़ देते हैं। क्योंकि इतिहास एक बात हमेशा याद दिलाता है कि सीमाएं भाषणों से सुरक्षित नहीं होती, सीमाएं उन जवानों से सुरक्षित होती है जो हर मौसम, हर परिस्थिति, हर चुनौती के सामने बिना पीछे हटे खड़े रहते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट सिर्फ रूटीन मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी हो सकती है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके हर लॉजिक, हर काउंटर आर्ग्यूमेंट और हर एनालिसिस को ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा। मैं मिलता हूँ अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।